कहानी के शुरुआत में हमें एक अजीब सा जीव दिखाई देता है। इसी दौरान मैक्स नाम के एक आदमी का पीछा एक डायनासोर कर रहा होता है। वो उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो लावा के ऊपर से जंप लगाने की कोशिश करता है, पर उसका जंप मिस हो जाता है और वो सीधे लावा के अंदर गिर जाता है। इसके बाद हमें ट्रेवर को दिखाया जाता है। ये मैक्स का छोटा भाई होता है। फिर ट्रेवर तैयार होकर साइकिल से कॉलेज पहुंचता है, क्योंकि वो एक प्रोफेसर होने के साथ साथ एक साइंटिस्ट भी होता है। जैसे ही वो लैब में पहुंचता है, उसके फ्रेंड से उसे पता चलता है कि लैब को हमेशा के लिए बंद किया जा रहा है। इसे बंद करवाने के लिए किटसन नाम का एक आदमी वहां आया होता है। असल में ये लैब ट्रेवर के भाई मैक्स की होती है, लेकिन 10 इयर्स पहले मैक्स अचानक गायब हो गया था। बहुत तलाश करने के बाद भी वो नहीं मिला, इसलिए सब लोग मान चुके हैं कि उसकी मौत हो चुकी है। तब ट्रेवर कहता है कि मैक्स ने पूरी धरती पर कई खास डिवाइसेस लगाए थे ताकि वो पृथ्वी पर रिसर्च कर सके। अगर लैब बंद कर दी गई तो उन डिवाइसेस को भी बंद करना पड़ेगा। असल में मैक्स ने पूरी दुनिया में ऐसे 29 डिवाइसेस लगाए थे, लेकिन अब उनमें से सिर्फ 3 डिवाइसेस ही बचे हैं, और यही वजह है कि अब लैब को बंद किया जा रहा है। इसी बात से परेशान होकर ट्रेवर घर वापस आ जाता है। घर पहुंचते ही वो अपने फोन का वॉइस मैसेज सुनता है। उस वॉइस मैसेज में मैक्स की पत्नी एलिजाबेथ यानी ट्रेवर की भाभी कहती है कि वो अपने बेटे शॉन के साथ उसके घर आ रही है। उन्होंने पहले ही आने की बात बता दी थी, लेकिन ट्रेवर ये बात पूरी तरह भूल चुका होता है। एलिजाबेथ कहती है कि वो लोग 6 o'clock तक पहुंच जाएंगे, और तब तक वो लोग घर के बाहर भी पहुंच चुके होते हैं। ये देखकर ट्रेवर जल्दी जल्दी घर साफ करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। तभी हमें एलिजाबेथ और उसके बेटे शॉन को दिखाया जाता है। असल में एलिजाबेथ नया घर ढूंढने के लिए कनाडा जा रही होती है। वो ट्रेवर से कहती है कि जब तक उसे नया घर नहीं मिल जाता, तब तक 10 डेज के लिए शॉन को अपने घर पर ही रख ले। ट्रेवर भी इसके लिए मान जाता है, लेकिन जाने से पहले एलिजाबेथ उसे एक बॉक्स देती है। वो कहती है कि इसमें उसके भाई मैक्स की कुछ चीजें रखी हुई हैं। एलिजाबेथ के जाने के बाद ट्रेवर और शॉन घर के अंदर आकर थोड़ी देर बातें करते हैं। उसके बाद ट्रेवर मैक्स के सामान वाला बॉक्स खोलकर देखता है। उसके अंदर एक बेसबॉल ग्लव और योयो रखा होता है। इसके साथ ही उसमें जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ नाम की एक बुक भी होती है। इस बुक को लिखने वाले राइटर का नाम जूल्स वर्न होता है। उसके मुताबिक वो पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच जाकर आया था, और वहां उसे स्वर्ग जैसी एक अद्भुत जगह दिखाई दी थी। यही सब उसने इस बुक में लिखा होता है। इसे पढ़ते पढ़ते ट्रेवर की नजर मैक्स के रिसर्च नोट्स पर पड़ती है। मैक्स ने वहां बहुत सारी बातें लिखी होती हैं, लेकिन ट्रेवर का ध्यान सिर्फ मंगोलिया, बोलिविया और हवाई नाम की 3 लोकेशंस पर जाता है। जैसा कि ट्रेवर ने बताया था, मैक्स ने पूरी दुनिया में 29 स्पेशल डिवाइसेस लगाए थे, लेकिन अब उनमें से सिर्फ 3 डिवाइसेस ही एक्टिव थे, और वो भी इन्हीं 3 लोकेशंस पर। इसी वजह से ट्रेवर शॉन को लेकर लैब पहुंचता है, ताकि इन तीनों लोकेशंस के बारे में पता लगाया जा सके, क्योंकि अगर इनकी जानकारी मिल गई तो शायद ये भी पता चल जाए कि मैक्स आखिर कहां गया था और कैसे गायब हुआ। लेकिन वहां जाकर उन्हें एक और चौंकाने वाली बात पता चलती है। इन 3 लोकेशंस के अलावा एक चौथी लोकेशन पर भी एक डिवाइस एक्टिव हो चुका होता है। उस चौथी लोकेशन का नाम आइसलैंड होता है। इसके बाद ट्रेवर शॉन को वो बुक दिखाता है और कहता है कि शायद मैक्स इसी बुक की वजह से उस ज्वालामुखी तक पहुंचा था, जहां से पृथ्वी के बीचों बीच जाने का रास्ता मिलता है। हो सकता है मैक्स भी उसी रास्ते का इस्तेमाल करके पृथ्वी के अंदर चला गया हो, जिस रास्ते के बारे में जूल्स वर्नर ने अपनी बुक में लिखा था। इतना ही नहीं, उस बुक में आइसलैंड का भी जिक्र किया गया था, और अब अचानक वहीं से एक डिवाइस एक्टिव हुआ है। इसका मतलब अगर वो आइसलैंड जाएंगे तो शायद उन्हें मैक्स के बारे में कोई सुराग मिल जाए। इसके बाद ट्रेवर कहता है कि वो आइसलैंड जाने वाला है, लेकिन उससे पहले शॉन को उसकी माँ के पास छोड़ देगा। ये सुनते ही शॉन मना कर देता है। वो जिद करने लगता है कि वो भी उनके साथ आइसलैंड जाएगा। आखिरकार ट्रेवर उसकी बात मान जाता है। अगले सीन में दोनों प्लेन से आइसलैंड जा रहे होते हैं। इसी दौरान ट्रेवर फिर से वही बुक पढ़ रहा होता है। तभी उसे उसमें सिगुरब्jörn आसगैर्डसन नाम दिखाई देता है। दोनों तुरंत इंटरनेट पर इस नाम को सर्च करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि सिगुरब्jörn आसगैर्डसन भी एक साइंटिस्ट है, और मैक्स की तरह वो भी ज्वालामुखियों पर रिसर्च कर रहा था। ये जानकर ट्रेवर को लगता है कि शायद मैक्स और सिगुरब्jörn के बीच कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा, इसीलिए दोनों उससे मिलने का फैसला करते हैं। असल में सिगुरब्jörn आसगैर्डसन भी आइसलैंड में ही रहता होता है। आइसलैंड पहुंचते ही दोनों एक कार की मदद से उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें सही रास्ता नहीं पता होता, इसलिए वो मैप देखकर आगे बढ़ रहे होते हैं। रास्ता काफी मुश्किल होता है, लेकिन किसी तरह रात होने तक वो उस घर तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो डोर नॉक करते हैं, हाना नाम की एक लड़की डोर खोलती है। जब वो सिगुरब्jörn आसगैर्डसन के बारे में पूछते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि उनकी मौत 3 इयर्स पहले ही हो चुकी है, और हाना उनकी बेटी होती है। इसके बाद ट्रेवर उसे वो बुक दिखाता है, लेकिन हाना को उस बुक पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। फिर ट्रेवर मैक्स की रिसर्च के बारे में बताता है और पूछता है कि क्या उसके पिता भी इसी तरह की रिसर्च कर रहे थे। तब हैना
भी हाँ कहती है और बिल्कुल वैसी ही एक बुक उन्हें दिखाती है। उसे देखकर पता चलता है कि हैना के पिता ने भी मैक्स की तरह रिसर्च की थी। असल में जूल्स वेर्न ने अपनी बुक में लिखा था कि अगर कोई पृथ्वी के बीचों बीच पहुंचे तो वहाँ स्वर्ग जैसी एक जगह मौजूद है। उसी जगह को ढूंढने की कोशिश हैना के पिता और मैक्स दोनों कर रहे थे और इस रिसर्च को लेकर दोनों एक दूसरे से बात भी करते रहते थे। इसके बाद ट्रेवर उन्हें बताता है कि आइसलैंड के पहाड़ों में अचानक एक डिवाइस एक्टिव हुआ है और वो लोग उसे देखने जाना चाहते हैं, लेकिन वहां तक जाने के लिए कोई रोड नहीं होती। तब हैना बताती है कि वो एक माउंटेनियर है और वो उन्हें शॉर्टकट से वहां तक ले जा सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें उसे पैसे देने होंगे। असल में ट्रेवर उसी डिवाइस की बात कर रहा होता है जो अचानक चौथी लोकेशन पर एक्टिव हुआ था। अगले दिन ट्रेवर, शॉन और हैना तीनों पहाड़ों पर चढ़ते हुए उस डिवाइस को ढूंढना शुरू कर देते हैं। उन्हें पूरा यकीन होता है कि अगर वो डिवाइस मिल गया तो शायद मैक्स के बारे में भी कोई क्लू मिल जाएगा। आखिरकार उन्हें वो डिवाइस मिल भी जाता है, लेकिन तभी अचानक वहाँ का वेदर पूरी तरह बदल जाता है। खुद को सुरक्षित रखने के लिए हैना और शॉन एक गुफा के अंदर चले जाते हैं, जबकि ट्रेवर उस डिवाइस को बाहर निकालकर साथ ले जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो डिवाइस लाइटनिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। ये देखकर ट्रेवर तुरंत उसे वहीं छोड़ देता है और भागकर गुफा के अंदर आ जाता है। उसी वक्त एक तेज लाइटनिंग गिरती है जिसकी वजह से गुफा का रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। हालांकि तीनों सुरक्षित होते हैं, किसी को भी कोई चोट नहीं आती। इसके बाद वो पत्थरों को हटाकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पत्थर गिर चुके होते हैं, इसलिए बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि हैना एक माउंटेनियर होती है, इसलिए वो इमरजेंसी में काम आने वाला सारा सामान अपने साथ लाई होती है, लेकिन उनके फोन्स में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं होता। आखिरकार तीनों धीरे धीरे गुफा के अंदर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि शायद आगे कहीं बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते ट्रेवर का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने ही वाला होता है, लेकिन किसी तरह वो खुद को संभाल लेता है क्योंकि उसके नीचे बहुत गहरी खाई होती है। उसी समय उन्हें वहां एक बोल्ट दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है कीप आउट। इसे देखकर उन्हें समझ आ जाता है कि नीचे कभी माइनिंग का काम होता था। इसके बाद वो नीचे की गहराई पता करने के लिए एक फ्लेयर लाइट जलाते हैं, लेकिन जैसे ही वो फ्लेयर लाइट दीवार से टकराती है वहां हल्का सा ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि दीवारों पर मैग्नीशियम जमा हुआ होता है और मैग्नीशियम बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। फिर वो एक दूसरी लाइट जलाकर नीचे की गहराई का अंदाजा लगाते हैं। अच्छी बात ये होती है कि हैना अपने साथ काफी लंबी रोप्स लेकर आई होती है। उन्हीं रोप्स की मदद से तीनों धीरे धीरे नीचे उतरने लगते हैं। डर कम करने के लिए वो आपस में बातें भी करते रहते हैं, लेकिन तभी ट्रेवर का पैर फिसल जाता है और वो तेजी से नीचे गिरने लगता है। तीनों की रोप्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए हैना तुरंत ट्रेवर वाली रोप काट देती है क्योंकि ट्रेवर पहले ही नीचे सुरक्षित पहुंच चुका होता है। नीचे पहुंचकर उन्हें एक पुरानी और उजड़ी हुई माइनिंग साइट दिखाई देती है। हैना बताती है कि उसने इस जगह के बारे में पहले भी सुना था। करीब 60 इयर्स पहले यहाँ एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 81 लोगों की मौत हो गई थी। इसी वजह से इस माइनिंग साइट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। तभी हैना को वहाँ एक जनरेटर दिखाई देता है। ट्रेवर उसे मना करता है। वो कहता है इसे मत छुओ, अगर ब्लास्ट हो गया तो क्या होगा, लेकिन हैना उसकी बात नहीं मानती और जनरेटर को ऑन कर देती है। जैसे ही जनरेटर ऑन होता है पूरी माइनिंग साइट में फिर से इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। ये देखकर तीनों को राहत मिलती है। उन्हें लगता है कि अब शायद उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। तभी उन्हें वहाँ ट्रैक्स पर खड़ी कुछ मिनी व्हीकल्स दिखाई देती हैं। तीनों एक एक मिनी व्हीकल पर बैठ जाते हैं और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। शुरुआत में उनकी स्पीड काफी कम होती है, लेकिन आगे जाकर ट्रैक में बहुत ज्यादा अप और डाउन होने की वजह से उनकी स्पीड तेजी से बढ़ जाती है, जिसकी वजह से तीनों बुरी तरह डर जाते हैं। तभी सामने उन्हें टूटा हुआ ब्रिज दिखाई देता है। अब उनके पास रुकने का कोई मौका नहीं होता, इसलिए वो स्पीड और बढ़ा देते हैं और पूरे ब्रिज को जंप करके दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। लेकिन अब तीनों अलग अलग ट्रैक्स पर चले जाते हैं। सबसे पहले हैना का ट्रैक खत्म होता है और वो ट्रेवर के पास पहुंच जाती है। कुछ देर बाद ट्रेवर का ट्रैक भी खत्म हो जाता है, लेकिन वो एक रोप की मदद से सुरक्षित बाहर निकल आता है। फिर शॉन वहां पहुंचता है। उसे सामने एक रास्ता दिखाई देता है। जैसे ही तीनों उस रास्ते के अंदर जाते हैं वो सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि वहां चारों तरफ बेहद कीमती डायमंड्स पड़े हो जिनकी कीमत करोड़ों रुपए होती है। शॉन तो उन डायमंड्स को अपने बैग में भरना भी शुरू कर देता है, लेकिन तभी उन्हें कुछ क्रैक होने की आवाज सुनाई देती है। तभी उन्हें पता चलता है कि जिस जगह पर वो खड़े हैं वो लावा से बने ग्लास जैसी एक परत है और ये ज्यादा मजबूत नहीं है, ये कभी भी टूट सकती है। इसलिए तीनों धीरे धीरे वहां से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी शॉन के हाथ से एक डायमंड नीचे गिर जाता है। उसके गिरते ही जमीन भी टूट जाती है और तीनों नीचे गिरने लगते हैं। वो लगातार गिरते ही जाते हैं क्योंकि नीचे की गहराई बहुत ज्यादा होती है। गिरते
तैरते समय उनके आसपास पानी की बूंदें दिखाई देने लगती हैं और आखिरकार वो सीधे पानी के अंदर जाकर गिरते हैं। ट्रेवर और शॉन किसी तरह बाहर निकल आते हैं, लेकिन हैना वहीं फंस जाती है। तब ट्रेवर वापस जाकर हैना को बचाकर बाहर ले आता है। इस तरह तीनों की जान बच जाती है। तभी वो ऊपर देखते हैं, जहां उन्हें सितारों जैसी चमकती हुई कुछ चीजें दिखाई देती हैं। वो धीरे धीरे उनकी तरफ आने लगती हैं। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो सभी पक्षी हैं। उन्हें देखकर ट्रेवर कहता है कि इन पक्षियों का नाम साइनस है और ये पक्षी अब पृथ्वी पर कहीं नहीं मिलते, क्योंकि ये हजारों साल पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। उनमें से एक पक्षी तो शॉन के आसपास ही मंडराता रहता है। फिर तीनों उन पक्षियों का पीछा करते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और तभी उनके सामने एक ऐसा नजारा आता है जिसे देखकर वो दंग रह जाते हैं। जूल्स वेर्न ने अपनी बुक में लिखा था कि पृथ्वी के बीचों बीच स्वर्ग जैसी एक जगह है और बिल्कुल वैसी ही जगह उनके सामने होती है। यानी अब वो सचमुच पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच चुके थे। अब उन्हें समझ आता है कि मैक्स और हैना के पिता ने उस बुक पर भरोसा करके कोई गलती नहीं की थी। ये सब अपनी आंखों से देखकर हैना को यकीन ही नहीं होता, बल्कि तीनों को अपनी आंखों पर ही भरोसा नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत जगह कभी नहीं देखी थी। वो जगह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी जूल्स वर्न ने अपनी बुक में लिखी थी। आगे बढ़ते हुए उन्हें बहुत बड़े बड़े मशरूम्स भी दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो हैरान रह जाते हैं। लेकिन उन्हें एक बात का डर भी सताने लगता है, क्योंकि बुक में जूल्स वर्न ने लिखा था कि इस जगह पर बहुत बड़े और खतरनाक जीव रहते हैं। अगर उन्होंने हमला कर दिया तो बचना मुश्किल होगा। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें एक पेड़ से बंधी हुई रोप दिखाई देती है, जिससे उन्हें समझ आ जाता है कि यहाँ कोई इंसान रह चुका है। तब हैना कहती है कि वो दूसरी तरफ देख कर आती है और वहाँ से चली जाती है। उधर ट्रेवर और शॉन अंदर जाते हैं। वहाँ देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी इंसान ने उस जगह को रहने के लिए तैयार किया हो। वहाँ रखी हुई चीजों को देखकर धीरे धीरे उन्हें समझ आता है कि यहाँ रहने वाला कोई और नहीं बल्कि जूल्स वर्न था। यानी वो यहाँ से सुरक्षित बाहर निकलकर दोबारा पृथ्वी की सतह पर पहुंचा था और उसके बाद ही उसने ये बुक लिखी थी। उधर हैना को एक बॉटल मिलती है जिस पर मैक्स का नाम लिखा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक दूसरी जगह पर पड़ती है और वो बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि वहाँ मैक्स की डेड बॉडी पड़ी होती है। हालांकि उसकी डेड बॉडी हमें दिखाई नहीं जाती। इसी दौरान शॉन को वहाँ एक बुक मिलती है। पहले ट्रेवर और शॉन को लगता है कि ये बुक भी जूल्स वर्न की होगी, लेकिन जब वो उसकी हैंडराइटिंग देखते हैं तो वो बिल्कुल मैक्स की हैंडराइटिंग से मैच करती है। यानी मैक्स भी इस जगह तक पहुंच चुका था और ये बुक उसी की थी। उसी समय हैना ट्रेवर को बाहर बुलाती है और उसे मैक्स की डेड बॉडी के बारे में बताती है, जबकि शॉन वहीं अंदर रुक जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ट्रेवर समुद्र किनारे मैक्स की डेड बॉडी को दफना चुका होता है। वैसे मूवी की शुरुआत में हमने देखा था कि मैक्स ज्वालामुखी के अंदर गिरकर मर गया था, लेकिन वो सिर्फ ट्रेवर का एक सपना था। मैक्स की मौत यहाँ किसी और वजह से हुई थी। इतना ही नहीं, उन्हें जो बुक मिली थी उसमें मैक्स ने अपने बेटे शॉन के बारे में भी लिखा होता है। उसने लिखा होता है कि मेरे बेटे का बर्थडे बहुत करीब है, लेकिन मैं इस जगह पर फंस चुका हूँ। अगर किसी तरह मैं यहाँ से बाहर निकल पाया तो मैं अपनी आंखों से अपने बेटे को बड़ा होते देखना चाहता हूँ। ये पढ़कर ट्रेवर बहुत भावुक हो जाता है और हैना भी काफी दुखी हो जाती है। इसी दौरान वही साइनस पक्षी फिर से उनके आसपास उड़ने लगता है। इसके बाद तीनों वहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। उन्हें मैक्स की बुक मिल चुकी होती है, जिसमें इस जगह से बाहर निकलने के कई आइडियाज लिखे होते हैं। वो तय करते हैं कि उन्हीं आइडियाज का इस्तेमाल करके यहाँ से निकलेंगे। असल में मैक्स ने अपनी बुक में लिखा था कि अगर पास वाले समुद्र को किसी तरह पार कर लिया जाए तो आगे एक रेगिस्तान मिलेगा और उस रेगिस्तान में एक नदी बहती है। अगर उस नदी तक पहुँच गए तो इस जगह से बाहर निकल सकते हैं। इसीलिए तीनों भी वही करने का फैसला करते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि इस समुद्र को कैसे पार किया जाए। तभी शॉन जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ वाली बुक दिखाता है। असल में जूल्स वर्न ने उस बुक में इस जगह आने वाली लगभग हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखा होता है। इसीलिए वो उसी बुक में बताए गए तरीके से घास की मदद से एक बोट तैयार करने लगते हैं। उसी समय वहाँ का टेम्परेचर भी बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। इसी बीच ट्रेवर शॉन को एक कंपास देता है और कहता है, ये तुम्हारे पिता का है। तुम्हारे पिता के गायब होने के बाद तुम्हारी माँ ने ये मुझे दिया था, लेकिन अब मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ। ये तुम्हारे पास ही होना चाहिए। ये सुनकर शॉन बहुत खुश हो जाता है। कुछ ही देर में घास से बनी बोट पूरी तरह तैयार हो जाती है। इसके बाद वो अपने पास मौजूद एक कपड़े को पैराशूट की तरह तैयार करते हैं और उसे बोट से बांध देते हैं। फिर तीनों उसी बोट पर बैठकर सीधे समुद्र में उतर जाते हैं। लेकिन वो साइनस पक्षी भी लगातार उनके साथ आता रहता है। आगे बढ़ते बढ़ते तेज तूफान और बारिश शुरू हो जाती है। इतना ही नहीं, उन्हें पानी के अंदर कुछ अजीब सा दिखाई देता है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वहाँ बहुत सारे खतरनाक पिरान्हा मौजूद हैं। वो सभी पिरान्हा एक साथ मिलकर उन पर हमला कर देते हैं। तीनों भी किसी तरह उनका सामना करने लगते हैं। तभी अचानक शॉन के मोबाइल में नेटवर्क आ जाता है और उसकी माँ का कॉल आने लगता है।
शॉन उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका मोबाइल पानी में गिर जाता है। उसी समय वहाँ सांप जैसे दिखने वाले कुछ क्रीचर्स आ जाते हैं, लेकिन वो उन पर हमला नहीं करते, बल्कि सारे पिराना को खाकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ट्रेवर और हैना मिलकर पैराशूट को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोप का फोर्स इतना ज्यादा होता है कि हैना के हाथ में चोट लग जाती है। ट्रेवर उसे संभालने लगता है। उधर शॉन पूरी ताकत से पैराशूट को पकड़कर संभालने की कोशिश करता है, लेकिन फोर्स और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से शॉन पैराशूट के साथ हवा में उड़कर कहीं दूर चला जाता है। अब ट्रेवर और हैना को बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर क्या किया जाए। कुछ देर बाद शॉन की आंख खुलती है। वो समुद्र किनारे पड़ा होता है। जब वो वहाँ का पानी पीने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि वो पानी पीने लायक नहीं है। उसके आसपास कोई भी नहीं होता, सिर्फ वही साइनिस पक्षी उसके साथ होता है। फिर वो पक्षी शॉन को अपने साथ कहीं लेकर जाने लगता है। इधर ट्रेवर और हैना भी समुद्र के दूसरे किनारे पहुंच चुके होते हैं और शॉन को ढूंढना शुरू कर देते हैं। उधर वो साइनिस पक्षी शॉन को एक झरने के पास लेकर जाता है। शॉन वहाँ का पानी पीता है। इसके बाद वो कंपास की मदद से बुक में लिखी हुई उस नदी को ढूंढने निकल पड़ता है। इधर ट्रेवर और हैना काफी देर तक शॉन को ढूंढते रहते हैं, लेकिन जब वो कहीं नहीं मिलता तो दोनों एक जगह बैठकर थोड़ा रेस्ट करने लगते हैं। ट्रेवर अपने पास बचा हुआ थोड़ा सा पानी हैना को पीने के लिए देता है, लेकिन तभी एक जिंदा पौधा उन पर हमला कर देता है। ट्रेवर तुरंत उसे काट देता है, लेकिन जैसे ही वो हैना की तरफ देखता है वो वहाँ नहीं होती, क्योंकि एक दूसरा जिंदा पौधा उसे पकड़कर मारने की कोशिश कर रहा होता है। तब ट्रेवर उस पौधे से लड़ता है और उसे जड़ समेत उखाड़कर फेंक देता है, जिससे हैना की जान बच जाती है। उधर शॉन और वो साइनिस पक्षी आगे बढ़ते हुए एक नई जगह पर पहुंच जाते हैं। चलते चलते शॉन अचानक गिर जाता है। तभी उसे पता चलता है कि वहाँ की चीजें हवा में तैर रही हैं। थोड़ा आगे जाकर वो देखता है कि इस जगह को पार करने के लिए हवा में तैर रहे पत्थरों पर जंप करते हुए जाना होगा। अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो हिम्मत करके एक एक पत्थर पर जंप करते हुए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही वो आखिरी पत्थर पर पहुंचता है उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है। उसे लगता है कि अब वो नीचे गिर जाएगा। फिर भी वो किसी तरह पूरी मेहनत करके दूसरी तरफ पहुंच जाता है। इधर ट्रेवर और हैना रेगिस्तान तक पहुंच चुके होते हैं। उन्हें मैक्स की बुक में लिखी हुई वही नदी भी दिखाई देती है, लेकिन काफी तलाश करने के बाद भी शॉन उन्हें कहीं नहीं मिलता। उधर शॉन भी रेगिस्तान में पहुंच चुका होता है और ट्रेवर व हैना को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहा होता है। चलते चलते उसे एक जगह बहुत बड़ा कंकाल दिखाई देता है। उसी समय उसे एक बहुत ही डरावनी आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो तुरंत जाकर छिप जाता है। इधर ट्रेवर हैना से कहता है कि वो शॉन को ढूंढने जा रहा है और हैना नदी के रास्ते पृथ्वी की सतह पर चली जाए, लेकिन तभी हैना उससे कह देती है कि वो उसे पसंद करने लगी है। ये सुनकर ट्रेवर हैरान रह जाता है। फिर हैना कहती है कि वो नदी के पास उसका इंतजार करेगी और वो शॉन को लेकर वहीं आ जाए। उधर शॉन जहाँ छिपा हुआ होता है उसके ऊपर किसी चीज की लार गिरने लगती है। जब वो ऊपर देखता है तो उसके सामने एक विशाल डायनासोर खड़ा होता है। अगले ही पल वो डायनासोर शॉन का पीछा करना शुरू कर देता है। शॉन भागकर मिट्टी से बनी एक गुफा के अंदर घुस जाता है, लेकिन डायनासोर लगातार उस पर हमला करता रहता है, जिसकी वजह से शॉन जोर जोर से चिल्लाने लगता है। शॉन की आवाज ट्रेवर तक पहुंच जाती है। इसके बाद ट्रेवर उस मिट्टी की गुफा को तोड़कर दूसरी तरफ से शॉन को सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। वो डायनासोर अब इन दोनों का पीछा करना शुरू कर देता है। तभी ट्रेवर की नजर ग्लास जैसी दिखने वाली जमीन पर पड़ती है। वो तुरंत शॉन को दूसरी तरफ भेज देता है ताकि डायनासोर उसका पीछा करे। इसके बाद ट्रेवर उसे अपने पीछे पीछे उसी ग्लास वाली जगह तक ले आता है। जैसे ही डायनासोर उस ग्लास पर चढ़ता है उसका वजन सहन नहीं हो पाता और ग्लास टूट जाता है। डायनासोर सीधे नीचे गिर जाता है। ट्रेवर को भी लगता है कि अब वो भी नीचे गिर जाएगा, लेकिन वो किसी तरह किनारे को पकड़कर अपनी जान बचा लेता है। इसके बाद दोनों बहती हुई नदी के किनारे पहुंचते हैं। तभी हाना भी डायनासोर की स्कल से बनी हुई एक बोट लेकर वहां पहुंच जाती है। फिर तीनों उसी बोट में बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि यहाँ से बाहर निकलकर जमीन तक कैसे पहुंचा जाए, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी समय उनकी बोट तेजी से बहते हुए एक जगह जाकर फंस जाती है। जब ये लोग नीचे देखते हैं तो वहाँ लावा दिखाई देता है। अब क्या किया जाए, किसी को कुछ समझ नहीं आता। तभी इन्हें अपने चारों तरफ की दीवारों में पानी भरा हुआ दिखाई देता है। ट्रेवर समझ जाता है कि अगर इन दीवारों को ब्लास्ट कर दिया जाए तो पानी सीधे लावा में गिर जाएगा। इसके बाद ट्रेवर अपने पास मौजूद फ्लेयर लाइट्स को दीवारों पर लगाने लगता है, क्योंकि उनमें मैग्नीशियम मौजूद होता है। लेकिन कितनी भी कोशिश कर ले, फायर पकड़ ही नहीं रही होती। अब उनके पास सिर्फ एक आखिरी फ्लेयर लाइट बचती है। ट्रेवर थोड़ा नीचे उतरकर उसे वहां लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी काम नहीं करती। तभी उसकी नजर आगे ज्यादा मात्रा में मैग्नीशियम पर पड़ती है। वो तुरंत फ्लेयर लाइट वहीं फेंक देता है। इस बार फायर पकड़ लेती है और जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होते ही दीवारों का सारा पानी लावा के अंदर गिरने लगता है। इससे बेहद ताकतवर गर्म भाप बनती है और उसी फोर्स की वजह से ये तीनों वोल्केनो
के अंदर से ऊपर की तरफ उछलने लगते हैं। आखिरकार बहुत सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद ये लोग वोल्केनो से बाहर निकलकर फिर से हमारी दुनिया में पहुंच जाते हैं। लेकिन बाहर आते ही ये लोग फिसलते हुए एक फ्रूट फार्म के अंदर जा गिरते हैं और सीधे एक घर से टकरा जाते हैं। ये देखकर वहाँ का फार्मर गुस्से में आ जाता है और इन्हें डांटना शुरू कर देता है। तभी शॉन को अपने साथ लाए हुए डायमंड्स याद आते हैं। असल में शॉन अपने साथ कई कीमती डायमंड्स लेकर आया था। वो उनमें से एक डायमंड फार्मर को दे देता है। जैसे ही फार्मर को पता चलता है कि डायमंड असली है, उसकी सारी नाराजगी खुशी में बदल जाती है। अगले सीन में कहानी सिटी की तरफ शिफ्ट होती है। ट्रेवर अपनी लैब में आकर अपने फ्रेंड से कहता है, ये लैब गई तो जाने दो, तुम इसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैंने पहले से ही नया इंतजाम कर लिया है। तभी जिसने लैब खाली करवाई थी वो किड्स वहाँ पहुँच जाते हैं। ट्रेवर उनसे कहता है, ये लैब अब तुम लोग रख सकते हो, मैं अपनी नई लैब शुरू करने के लिए एक नई बिल्डिंग खरीद रहा हूँ। असल में शॉन जो कीमती डायमंड्स लेकर आया था, उन्हीं की मदद से ट्रेवर नई बिल्डिंग खरीद रहा होता है। इसके बाद एलिजाबेथ को कनाडा में एक नया घर मिल जाता है। वो शॉन को अपने साथ लेकर वहाँ शिफ्ट होने निकल पड़ती है। हालांकि उसे अभी तक ये नहीं पता होता कि इन दोनों ने आखिर किन किन मुश्किलों का सामना किया है। तभी ट्रेवर शॉन को द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस नाम की एक बुक गिफ्ट करता है। इतना ही नहीं, अगर ध्यान से देखें तो वो बर्ड भी शॉन के साथ वहीं आ जाता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए कि शॉन के पिता का नाम क्या था। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड टू फ्लिक्सर मूवीज।